हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हम लोगों का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्लीज आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स सुंदर से अच्छे से बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। और इसको समझो, ध्यान समझो कि ये जो टॉपिक है ना, जो चैप्टर है ना, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल, मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है ये। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो आपको बिल्कुल भी कहीं भी एक जरा भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। 100% हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आप इस बात को समझो कि लेक्चर के दौरान जो भी आपको फील हो रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, मजा आ रहा है, एकदम हाँ बायोलॉजी तो सब कुछ समझ में आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है। लेक्चर के दौरान जो भी आप महसूस कर रहे हो कि हाँ बढ़िया बढ़िया सब समझ में आ रहा है, वो एक टीचर का एफर्ट होता है, वो हमारा एफर्ट है, वो आपका एफर्ट नहीं है। आपका एफर्ट क्या होगा? आपका एफर्ट होगा कि आप लेक्चर के बाद नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, बढ़िया से एनसीईआरटी को आप 4 बार पढ़ो, है ना। सोने से पहले और उठने के बाद जो जो आप पढ़े उसको रिवाइज करना ही करना है, ये आपका एफर्ट होगा। टीचर के रहते हुए आपको क्लास में हर चीज समझ में आए, ये एक अच्छे टीचर का एक कर्तव्य होता है। लेकिन इस बात से ये डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि क्लास में होते हुए टीचर का काम होता है सब कुछ समझा देना। ठीक है, सब कुछ समझ में आना अच्छे से। और सिलेक्शन उस बात पे डिसाइड करेगा ना आपका कि आप घर जाके आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चंस बना रहे हो कि नहीं, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। तुम ध्यान से इस बात को समझना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो, जो इंसान जितना इज्जत डिजर्व करता है उसको उतना दोगे ना भाई। तो ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्चुअल, इस बात को समझो और नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से सुंदर से बनाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में आप इसको समझो कि आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है, आपका हेडिंग देता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। वहां पे आपको कुछ डेफिनेशन देगा, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देगा, फिर आपका है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये दोनों चीज आपका मैंने लेक्चर्स में कवर कर दिया है। ठीक है, हम लोग पिछले वाले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन को हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, और कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी, किसके बारे में? सिस्ट्रॉन तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, फिर वहां से लेक्चर कट हो गया था। तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर भी, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है आप लोग नहीं देख करके आए हो लेक्चर पुराना, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन इस दोनों टॉपिक का भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें अब, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में आपका जो एनसीईआरटी था वो कहता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ कि ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए जो है ना आरएनए बनाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये डीएनए है इसमें 2 स्ट्रैंड है, एक यहाँ पर स्ट्रैंड है और एक यहाँ पर स्ट्रैंड है ना। तो जो एक डीएनए है जिसमें कि 2 स्ट्रैंड है, इस 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन के पहले जब आप रेप्लिकेशन में देखते थे, तो रेप्लिकेशन में जो है ये डीएनए स्ट्रैंड खुल गया इस तरह से, और इसके सामने में भी नया वाला स्ट्रैंड डीएनए का बन गया, और इसके सामने में भी नया वाला स्ट्रैंड डीएनए का बन गया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड से नया नया वाला स्ट्रैंड बन जाता है, मतलब दोनों ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करता है। लेकिन जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है उसमें ये जो डीएनए है, इस डीएनए में से ये दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम नहीं करेगा। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो 2 स्ट्रैंड है उसमें से कोई एक स्ट्रैंड होगा जिसको देख देख करके नया वाला स्ट्रैंड बनेगा। देख देख के नया वाला स्ट्रैंड बनेगा का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है ना। तो ये जो है, यहाँ मान लो साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन। ठीक है, तो मान लो कि ये एडेनिन है, तो अगर इस वाले स्ट्रैंड से अगर आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। लेकिन ये आपका डीएनए है और ये वाला आपका आरएनए है ना। तो आरएनए में कभी टी होता है क्या? नहीं होता, यू होता है ना। सी का उल्टा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए का उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। टी की जगह पर यू होगा। फिर यहाँ पर क्या? सी का उल्टा क्या है? जी है ना। तो ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, उसमें सिर्फ कोई एक ही स्ट्रैंड को हम लोग देख देख करके नया वाला आरएनए बनाते हैं। जिस स्ट्रैंड से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया बात? तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से आरएनए बनना, और उस डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, 2 में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब ध्यान दो इसमें। ठीक है, आगे ध्यान दो, इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन का, ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? रेप्लिकेशन का मतलब हुआ क्या कि हम लोगों को डीएनए से डीएनए बनाना है। अगर हम लोग कुछ बनाना है, छोटा छोटा पॉलीमर्स है ना, सुनो ध्यान सुनो, डीएनए से हम लोग को डीएनए बनाना है, तो डीएनए बना होता है सबसे छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड एक छोटा मोनोमर है, वो छोटा मोनोमर बहुत सारा मोनोमर मिलकर के एक पॉलीमर बना देगा, जो क्या हो जाएगा? डीएनए स्ट्रैंड हो जाएगा। तो हम लोगों को डीएनए से डीएनए बनाना है, तो हम लोगों को छोटा छोटा मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर को हम लोग को पॉलीमराइज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम है, यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम हो जाता है क्या? उसका नाम हो जाता है पॉलीमरेज। ठीक है, अब हम लोग को जो एंजाइम उसका नाम है पॉलीमरेज। क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। क्या बनाना है? डीएनए बनाना। तो डीएनए पॉलीमरेज किससे बन रहा है? इसी डीएनए से बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम किसका मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन का। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे क्या? अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आप ये बात को समझो, एकदम ध्यान से सुनना बात को। ट्रांसक्रिप्शन में आप ये बात समझो कि ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डीएनए से बनाते हैं क्या? आरएनए, है ना। तो हम लोगों को कुछ बनाना है तो पॉलीमरेज एंजाइम।
क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो कौन सा आरएनए, कौन सा पॉलीमर एंजाइम हो जाएगा, आरएनए पॉलीमर एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, किससे बन रहा है, डीएनए से तो बन रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पूरा नाम हो गया एंजाइम का, क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलो स्टार्ट करें, अब आगे बढ़े। ये सब आपका बेसिक्स था, ये आपका मतलब इसको रिकैप कराया, इसको, ये आपका नोट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में राइटिंग वगैरह जो है ना, वैसा प्रॉब्लम आपको नहीं लगे ना। ठीक है, चलो आओ। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। आपका किताब इसमें बताता है, कि भाई मान लो कि आपके पास जो है ये इस तरह से बड़ा सा एक डीएनए है, ये इस तरह से बड़ा सा एक डीएनए है। ठीक है, तो इस डीएनए में क्या होगा कि मान लो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक इसी पार्ट में सिर्फ मान लो ट्रांसक्रिप्शन होता है। मान लो कि बड़ा सा डीएनए है और इस बड़े से डीएनए में सिर्फ ये वाला पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से आरएनए बनना, मतलब ये वाला सेगमेंट जो कि डीएनए का है उससे आरएनए बन जाएगा। तो क्या होगा, एकदम ध्यान सुनना, तो क्या होगा कि यहां पर प्रेजेंट होता होगा प्रोमोटर। क्या होता होगा, प्रोमोटर। और यहां पर होता होगा टर्मिनेटर। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब हुआ कि कोई वैसा सेगमेंट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता होगा और उसमें तीन चीज होता है, एक होता है क्या, प्रोमोटर, दूसरा चीज होता है क्या, टर्मिनेटर, और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन का मीनिंग होता है कि वो वाला पोर्शन जो कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, ट्रांसक्राइब होने वाला है, जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होने वाला, मतलब यही वाला पोर्शन क्या होगा, आगे जाकर ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब एकदम ध्यान सुनना है बात को। आपको फिर मैंने ये बताया कि ये जो डीएनए जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड में जो ये वाला जो पोर्शन है, कोई भी एक पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्पलेट, और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, कोडिंग। ठीक है, क्यों हम लोग बोले टेम्पलेट कोडिंग, इसलिए हम लोग बोले टेम्पलेट कोडिंग क्योंकि डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिससे कि नया वाला एमआरएनए बनता है या फिर आरएनए बनता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए में भी कंफ्यूजन नहीं करो। इसी लेक्चर में आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि आरएनए का 3 टाइप होता है, क्या कौन क्या फंक्शन करता है, सब कुछ बताऊंगा भी। ठीक है, चलो ध्यान दो भी। डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिससे कि नया वाला एमआरएनए बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, और जिससे नहीं बनेगा, जिस स्ट्रैंड से नहीं बनेगा एमआरएनए, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, और आपको मैंने एक सेंटेंस सिखाया था, क्या सिखाया था आपको मैंने, 5 to 3 वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये बात याद रखना है। क्या बोले, जोर से बोलो, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से बोल, आवाज नहीं आ रहा है तक, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट में आपको क्या क्या बात आपको याद रहा था, याद है कुछ नहीं याद है, देखो ध्यान दो। रेप्लिकेशन फॉर्क में आपको ध्यान रखना था कि भाई एक तरफ होता है कंटीन्यूअस, एक तरफ होता है डिसकंटीन्यूअस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंटीन्यूअस वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5 to 3 हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला 5 to 3 है तो इसका टेम्पलेट अपने आप क्या हो जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा, है ना। और अगर ये कंटीन्यूअस वाला अगर 5 to 3 होता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5, है ना। अगर ये वाला 5 to 3 तो ये वाला 3 to 5, और ये वाला 5 to 3 तो ये वाला 3 to 5, ये वाला 3 to 5 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5 to 3 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी स्ट्रैंड का आप याद रख पाओगे पोलैरिटी, सिर्फ वो सेंटेंस से, क्या, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको क्या रखना है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपको क्या रखना, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, डीएनए की आरएनए जो बन रहा है वही इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से आरएनए बनना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आरएनए, वही तो बन रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा बताइए, इसका पोलैरिटी हो जाएगा 5 to 3, है ना। और अगर इसका पोलैरिटी 5 to 3 है तो ये जिससे बना होगा उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसका पोलैरिटी भी हो जाएगा 3 to 5, है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 to 3 है तो इसका उल्टा 3 to 5, और अगर ये वाला 3 to 5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 to 3। मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जिससे नया वाला एमआरएनए बनता है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिससे कुछ नहीं बनता है, जो स्ट्रैंड किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। और ये कोडिंग स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए भी था क्योंकि इस डीएनए से जो नया वाला आरएनए जो कोड हो रहा है उससे एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है, पोलैरिटी भी। देखो यहाँ 5 to 3, यहाँ देखो 5 to 3, यहाँ देखो 5 to 3, पोलैरिटी भी सेम होता है, और जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होता है। फिर से सुनो बात को, कोडिंग सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नया वाला जो आरएनए कोड हुआ है उसका जो पोलैरिटी है और उसका जो बेस सीक्वेंस है वो एक्जैक्टली सेम टू सेम होता है इस कोडिंग सीक्वेंस से। कैसे, तो देखो 5 to 3 यहाँ भी, 5 to 3 यहाँ भी। और अगर आप लिखोगे बेस सीक्वेंस तो ध्यान दो, यहाँ मान लो एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन गुआनिन। ठीक है, अब ये अगर टेम्पलेट है तो ये टेम्पलेट सही बन रहा है आरएनए, तो ए का उल्टा टी नहीं यू क्योंकि आरएनए है, सी का उल्टा जी, टी का उल्टा ए, जी का उल्टा सी, सी का उल्टा जी। अब जरा मैच करके देखो, है लिखा हुआ टी, देखो ध्यान दो एकदम ध्यान सुनो, तो क्या लिखा हुआ, टी जी ए सी जी, टी जी ए सी जी, टी जी ए सी जी, देखो सेम टू सेम है। अब ये तो भाई ये कंसेप्ट है ना कि ये वाला में टी होता है क्योंकि ये डीएनए है, और ये आरएनए तो अपने आप टी के जगह पर क्या हो जाता है, यू हो जाता है, लेकिन बाकी सब तो सेम है कि नहीं बताओ, है ना। टी जी ए सी है ना,
समझ में आ रहा है बात? एक तरह से कॉन्सेप्ट समझो बात को, है ना, कि आरएनए अगर है, ये वाला क्या है, ये वाला आरएनए है, तो सिर्फ आरएनए में क्या होता है, यू होता है, टी नहीं होता। ये वाला डीएनए है, तो डीएनए में जो है क्या होता है, यहाँ पर टी होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। तो आप ये वाला आपको एक और कंसेप्ट आपको याद है ना, कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन है आपका, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करने लग जाए। तो हमने क्या पढ़ा था केस 1 में? केस 1 में हमने पढ़ा था कि अगर डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट अगर काम करने लग जाए तो 2 डिफरेंट एमआरएनए बनाएगा, 2 डिफरेंट एमआरएनए से 2 डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, और यहां पर एक ही डीएनए सेगमेंट से 2 आरएनए, 2 प्रोटीन, 2 फंक्शन होने लग जाएगा फिर आगे जाके, जिसका मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक और केस है, वो जो एक जो डीएनए है उससे जो 2 एमआरएनए बना, हो सकता है कि दोनों एमआरएनए अगर सेम टाइम फ्रैक्शन में अगर बने, सेम टाइम में अगर बने, क्योंकि ये दोनों जो आरएनए होगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, तो इसलिए दोनों आरएनए हो सकता है चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा। आया बात समझ में? और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए आगे जाकर के ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस वेस्टफुल हो जाएगा, मतलब फ्यूटाइल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलो, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े, है ना? इसको काट दे रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि नोट्स का पार्ट आपका नहीं है ना, इसको काट दिया, ठीक है। चलो, फिर क्या था? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब एकदम ध्यान से सुनना बात को, ये भी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है क्या, वही प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन होगा बीच में, और जीन। तो ये जो एनसीईआरटी आपका टॉपिक है उसमें आपका कहता है क्या, कि जो जीन है उसको हम लोग डीएनए के टर्म्स में हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो एक जीन है उसको डीएनए के टर्म्स हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इस बात में। एम्बिग्यूटी मतलब एक ही चीज का अलग अलग मतलब, है ना, एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। आपका बुक कहता है कि हेंस देयर इज नो एम्बिग्यूटी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इस बात में, है ना। तो मतलब ये है कि हाँ, ये जो जीन है वो डीएनए का ही सेगमेंट है। लेक्चर देख के आए हो कि नहीं देखे हो? सच सच बताना, लेक्चर देख करके आए हो पुराना वाला? ये रिवाइज चल रहा है ना। आप ध्यान से इस बात को समझो, ध्यान से इस बात को समझो कि देखो, gene is defined as a function of inheritance, though there is no ambiguity, there is no ambiguity that gene are located on DNA, है ना। ये बात आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन, पिछले वाले लेक्चर में जो है ना यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको ये जो है थोड़ा सा आपको रिवीजन बैकअप टाइप का वो करा दें, और यहाँ से फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से एकदम ध्यान से इस बात को समझिए, कर ही देते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। मतलब इसको अच्छे से कराते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करा चुके हैं, बट फिर अच्छे से कराते हैं। चलो आओ। बड़ा कुड़िया यार, तो लोग रिवीजन नहीं करता, पढ़ के आया करो ना। बोलेगा सर आपको कैसे पता है, नहीं पढ़ करके आ रहे हैं ना। 6 बैच ले रहे हैं ऑफलाइन में, ठीक है। तो अपन को पता होता है कि कितना कौन मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चैप्टर में जो है ना सबका हालत खराब हो जाता है, तो आप लोग को बने रहना अच्छे से, ठीक है, और मेहनत करना एकदम ध्यान से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं हम लोग पूरा। चलो आओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। तो यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन जो आपका सबसे पहले आपका बोलेगा जीन के बारे में, ठीक है। तो जीन का मीनिंग क्या है? जीन का मीनिंग होता है कि जो आपका ये जो आपका डीएनए है, ठीक है, तो ये जो डीएनए है, डीएनए का कोई सेगमेंट, डीएनए का कोई सेगमेंट, ठीक है, डीएनए का कोई सेगमेंट, और ये जो सेगमेंट होगा, ये जो सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट जो है ना, ये सेगमेंट जो है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। इसलिए इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं जीन। मतलब डीएनए का कोई सेगमेंट, और ये सेगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई ट्रेट के लिए, या फिर कोई कैरेक्टर के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन बोलते हैं। और ये जो जीन है वो किसका सेगमेंट है, वो डीएनए का सेगमेंट है। और ये क्या है, इनहेरिटेंस कराता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि एक जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स फ्लो कैसे होते हैं अगले वाले जनरेशन में। मान लो किसी जनरेशन में किसी का हेयर करली है, तो वो करली हेयर क्या अगले वाले जनरेशन में फ्लो होगा, है ना, फिर वो अगले वाले में फ्लो होगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग बोलते हैं क्या, जीन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि लोकेटेड ऑन डीएनए, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो अच्छे से कि एनसीईआरटी आपका कहता है ना कि इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो जीन है, ये जो जीन है, इस जीन को डिफाइन कर पाना, इस जीन को डिफाइन कर पाना डीएनए के टर्म्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक। और ये एक बात ये भी कहता है, एक बात ये भी कहता है, एक बात ये भी कहता है, एक बात ये भी कहता है कि हेंस
देयर इज नो ambiguity that gene is located on DNA। ठीक है, अब इसको समझिए अच्छे से। ये कह रहा है ना कि भाई जीन जो है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये लोकेटेड होता है डीएनए पर, ऐसा भी कह सकते हो, और ये डिफिकल्ट है डिफाइन कर पाना जीन को डीएनए के टर्म्स में। ठीक है, और हाँ, इसमें किसी भी दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि जीन जो है वो कहाँ होता है, डीएनए पर होता है। ये आगे जाकर के सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लाना चाहता है कि डीएनए का सिर्फ वो वाला सेगमेंट जो कि आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ये बात आपका एनसीईआरटी कहता है, अब इसको हम लोग समझते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप समझो कि यहां पर एक बड़ा सा क्या है, डीएनए है। यहां पर एक बड़ा सा डीएनए, ठीक है। अब समझते हैं अच्छे से। ये जो डीएनए है, इसमें मान लो कोई सेगमेंट, मान लो कि आप ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट है ना, तीनों सेगमेंट को हम लोग क्या किए, तीनों सेगमेंट आपका जो है वो मान लो कि आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन में चला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सेगमेंट अगर मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो आगे जाकर के जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए। यहाँ पे मिलेगा आरएनए, यहाँ पे मिलेगा आरएनए और यहाँ पे मिलेगा आरएनए। ठीक है, ये क्या है, ये है आरएनए, आरएनए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना बात को। ठीक है, आप इसको समझो कि जो आपका आरएनए होता है ना, जो आपका आरएनए होता है, ये आरएनए होता है तीन टाइप का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। इसका डिटेलिंग हम लोग कुछ देर के बाद पढ़ेंगे कि तीनों का फंक्शन क्या है, तीनों कहाँ कहाँ पर बनता है, क्या और कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल आप इसको बस याद रखो कि आरएनए तीन टाइप का होगा। अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर जो है ना, मान लो कि यहाँ पर जो है बन गया टीआरएनए, यहाँ पर बन गया एमआरएनए और यहाँ पर बन गया आरआरएनए। ठीक है, तो आपको पता है जीन एक्सप्रेशन के बारे में कि जो एक डीएनए है, डीएनए से बनेगा क्या, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा क्या, प्रोटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब इस बात को दिमाग में बिठाओ कि सेंट्रल डोगमा में तुम लोग पढ़ते हैं डीएनए से एमआरएनए, मतलब इस बात को आप दिमाग में बिठाओ कि आरएनए बहुत टाइप का होता है, लेकिन सिर्फ एमआरएनए ही आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है। ये एमआरएनए आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या होगा, आगे जाकर के ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन ये दोनों जो है ना, आगे जाकर के जो है कोई भी चीज नहीं बनाएगा आगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात आपको? मतलब आपको ये समझना है कि डीएनए में बहुत सारा सेगमेंट है, सेगमेंट ए है, सेगमेंट बी है, सेगमेंट सी है। ठीक, ये सेगमेंट ए बी सी तीनों को हम लोग जीन कह सकते हैं क्योंकि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। लेकिन तीनों जीन में से हम लोग सिस्ट्रॉन, सिर्फ उसी सेगमेंट को बोलेंगे जो सेगमेंट आगे जाकर के प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलो, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है ना। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि सेगमेंट ए बी सी ऑल आर जीन्स बट ओनली सेगमेंट बी इज सिस्ट्रॉन। ठीक है, और अब सिस्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है भाई? तो सिस्ट्रॉन का मीनिंग होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज केपेबल टू प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है किसका, एनसीईआरटी का। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए एमसीक्यू का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं किसमें, सिस्ट्रॉन में। ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, मतलब कितने टाइप का होता है सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पर अभी आप देखो और समझो कि जो सिस्ट्रॉन है, जो आपका सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉन होता है कितने टाइप का, दो टाइप का। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉन या फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, चलिए समझिए अच्छे से। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना। और पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक, तो इसमें आप इस बात को समझो
कि जब आप बात करोगे मोनोसिस्ट्रॉन का, तो मोनोसिस्ट्रॉन का मीनिंग हो जाएगा कि कोई वैसा वाला जीन, जहां पर आपको ये प्रोमोटर भी दिखा, टर्मिनेटर भी दिखा, लेकिन ये एक वैसा वाला जीन है जिसमें कि मोनोसिस्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन होगा। अगर एक ही सिस्ट्रॉन होगा तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोटीन बनेगा, है ना? समझे बात को? कितना है प्रोटीन? ओनली वन। आया बात समझ में? इज फॉर्म्ड। ये हुआ क्या? मोनोसिस्ट्रॉन। लेकिन अगर आप बात करोगे किसका? पॉलीसिस्ट्रॉन का, तो पॉलीसिस्ट्रॉन का मतलब हुआ सिस्ट्रॉन। अब मान लो डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बन रहा होगा, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है? और यहां पर जो है हो सकता है कि एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन होगा। तो एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन अगर होगा तो यहां मान लो प्रोटीन बना, यहां प्रोटीन बना, यहां प्रोटीन बना, है ना? तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या? इसमें हम लोग बोलेंगे कि फॉर्मेशन हो रहा है ना? इसमें हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या इसको समझना चाहिए? एकदम ध्यान सुनना है बात को। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मोनोसिस्ट्रॉनिक ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ठीक है, लेकिन ये किस में पाया जाएगा? यूकैरियोट्स में कौन सा पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में कौन सा पाया जाएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट्स, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक और पी से प्रोकैरियोट्स, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन्हीं में क्या पाया जाता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है, ठीक है? ओके, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ठीक है? इसको ऐसे लिखो, ओनली वन प्रोटीन इज फॉर्म्ड, ठीक है? अब ध्यान दो, ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा किस में? यूकैरियोट्स में, ठीक है? फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है? अगर पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट्स होता है, जो बच गया वो किस में आ जाएगा? यूकैरियोट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है? अब इसमें एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है? एक पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनना है बात को और समझना है कि ये जो यूकैरियोट्स है, जिस यूकैरियोट्स में आप ऐसा कह रहे हो कि इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। और इस मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन में क्या होता है? इसमें होता है एक स्पेशल टाइप का जीन अरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग होता है कोई वैसा वाला जीन या फिर कोई वैसा वाला स्ट्रैंड जिसमें कि कोडिंग पोर्शन भी है और नॉन कोडिंग पोर्शन भी है, ठीक है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब है कोई वैसा वाला स्ट्रैंड में इस तरह का जीन अरेंजमेंट है जिसमें कोडिंग पोर्शन, नॉन कोडिंग पोर्शन दोनों ही मौजूद है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है आपका यूकैरियोट्स में, ठीक है? चलिए, तो इसमें लिखेंगे हम लोग that has split gene अरेंजमेंट, ठीक है? और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ कोडिंग, और इस कोडिंग को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन, ठीक है? एंड नॉन कोडिंग, और इस नॉन कोडिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है? बोथ द जीन्स, ठीक है? तो मतलब ये है कि जो आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक वाला जीन है, वो पाया जाता है किसमें? एकदम ध्यान से देखिए, वो पाया जाता है, जो आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक वाला जीन है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक वाला जीन पाया जाता है किसमें? यूकैरियोट्स में, ठीक है? और ये यूकैरियोट्स है, इसमें होता है क्या? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सॉन, ठीक है? नॉन कोडिंग को हम लोग बोलते हैं क्या? इंट्रॉन। ये दोनों ही चीज पाया जाता है इसको हम लोग। और इसी जीन को हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? इसी जीन या इसी स्ट्रैंड जिसमें ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं HNRNA, जिसका फुल फॉर्म होता है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA, जिसको आपका किताब किसी और जगह पर लिखा हुआ है प्रीकर्सर ऑफ mRNA, या फिर एक और जगह पर कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? समझ आ रहा है बात की नहीं? मैं सारी बात को मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? चलो आओ, इसको मैं मेंशन कर देता हूं अच्छे से, ध्यान दो, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे
such type of strand with the split gene arrangement is known as HN RNA। HN RNA का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, इसी का और भी नाम है। क्या नाम है इसी का नाम? इसी का नाम है प्रीकर्सर ऑफ। हर एक नाम का मीनिंग है, एक एक मीनिंग को आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ mRNA, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, या फिर इसी को आप एक और नाम आप दे सकते हो इमेच्योर RNA। ठीक है, ये नाम बस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला नाम। ठीक है, बाकी सारा नाम है आपके एनसीईआरटी में। और ये सारा नाम कैसे आया, इसका लॉजिक क्या है, ये एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी कुछ देर के बाद। ठीक है, यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। ठीक है, सुनिए अच्छे से। तो यहां से आप इस बात को समझ सकते हो कि जीन एक्सप्रेशन का जब हम लोग बात करते हैं, तो जीन एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है? जीन एक्सप्रेशन में हो रहा है एक किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, एक हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, एक किसमें हो रहा है? यूकैरियोट्स में हो रहा है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ये होगा कि यहाँ पर क्या है? डीएनए है। ठीक है, और ये जो डीएनए है इससे क्या बन गया? इससे बन गया एमआरएनए। और ये जो एमआरएनए है इससे क्या बन गया? इससे क्या बन गया? इससे बन गया प्रोटीन। है ना, समझ में आया बात? लेकिन जो आपका यूकैरियोट्स है, इस यूकैरियोट्स में क्या होगा? कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जब आगे जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन में एक ऐसा चीज बनता है, एकदम ध्यान से देखना है। इसमें एक ऐसा चीज बनता है जिसमें कि ये वाला कोडिंग और ये वाला नॉन कोडिंग, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही तरह का स्ट्रैंड मौजूद है। इस तरह के स्ट्रैंड को हम लोग बोल रहे हैं क्या? HNRNA बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो HNRNA है, क्योंकि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही तरह का स्ट्रैंड मौजूद होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नॉन कोडिंग वाला जो पार्ट होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? है ना, नॉन कोडिंग पार्ट्स शुड बी रिमूव्ड। और ये रिमूव कैसे होगा? आप एकदम ध्यान समझना है बात को। रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग, है ना, इसको स्प्लाइसिंग। ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए। जो आपका ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? जो आपका प्रोकैरियोट्स है, इस प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है उससे एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन गया। लेकिन जो आपका एक यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है? जो आपका डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक बनता है ऐसा आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं HNRNA। ये HNRNA में क्या होता है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इसमें दोनों ही तरह का पोर्शन, एक हो सकता है कोडिंग पोर्शन जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन, एक हो सकता है कि नॉन कोडिंग पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। ये दोनों ही चीज इसमें मौजूद है। तो अब ये बात जरूरी हो जाता है कि नॉन कोडिंग वाला पार्ट को वहां से रिमूव किया जाए। लेकिन वो रिमूव कैसे होगा? तो रिमूव होता है एक मेथड से। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, या फिर इसी मेथड को बोला जाता है कैपिंग टेलिंग। ठीक है, इसी मेथड को बोला जाता है कैपिंग टेलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, कैपिंग टेलिंग करके जो चीज़ बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिर्फ इसमें कोडिंग पार्ट रहेगा, और इसी को हम लोग बोल देंगे क्या? इसी को हम लोग बोल देंगे mRNA, है ना, मतलब ओनली कोडिंग पोर्शंस है इसमें।
ठीक है, चलिए बताइए समझ में आया बात। फिर अब ये आगे जाकर के क्या हो जाएगा, अब ये आगे जाकर के होने लग जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है ये बात तो आपको पता ही है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर इतना सारा नाम क्यों है दिया हुआ है ना। ये जो बोला कि इसको जो है ना, इसको जो है ये जो HNRNA है, इस HNRNA का नाम जो दिया हुआ है क्या, प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर इमेच्योर RNA, क्यों दिया हुआ है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, हम लोग पहले समझते हैं ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला नाम इसका क्या है, HNRNA, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, HNRNA है। अब क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता था, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दो, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है इस डीएनए से एमआरएनए बनना, ठीक है। तो यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, आरएनए बन रहा है। लेकिन ये क्योंकि यूकैरियोट्स है, क्योंकि यूकैरियोट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और ये वाला एकदम सिंपल मैकेनिज्म, प्रोकैरियोट गरीब आदमी, प्रोकैरियोट कुछ है नहीं इसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, सो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये क्या है, सिंपल है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोट सारा कुछ इसके पास क्या कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब क्या, डीएनए से क्या बना, एक ऐसा चीज बन गया जिसमें कि कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों ही पार्ट है, उसको हम लोग एचएनआरएनए कहते हैं। और उस एचएनआरएनए को हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोगों को स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, फिर हम लोग कैपिंग टेलिंग करना पड़ता है, तब जाकर के फाइनली बनता है क्या, एमआरएनए। फिर जाकर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे प्रोटीन बनाते हैं। आया बात समझ में। तो यहां पर आप इस बात को समझो कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि इस डीएनए से यहां पर एमआरएनए बन रहा है, ठीक। लेकिन ये जो पहला जो स्टेप हुआ ना, पहला स्टेप जिसमें एचएनआरएनए बन गया, तो क्योंकि ये पहली बार ये बना, पहला स्टेप में पहली बार इसमें ये बना और ट्रांसक्रिप्शन में बना, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आया बात समझ में, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इसी से फिर आगे जाकर के बनता है ना ये एमआरएनए, इसी से बनता है आगे जाकर के एमआरएनए। इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए में, ठीक है, क्योंकि इसी से बनेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। और समझो अच्छे से एकदम, और समझो, ध्यान से समझो। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, है ना, स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग में क्या आता है, कैपिंग टेलिंग आता है। क्यों है लिखा हुआ सब कुछ समझाएंगे डिटेल में, कुछ भी आपको रटना नहीं है, ठीक है। और कैपिंग टेलिंग भी कह सकते हो, या फिर एक और भी नाम होता है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये नाम मैंने आपको बताया है ना, ये आपको मैंने नाम का मैंने आपको लॉजिक बताया, एक लॉजिक बताया, ठीक है। अब उसके बाद आप जब स्टेप्स जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसको कैपिंग टेलिंग क्यों कहते हैं, प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका मैं आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझना। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ठीक है। इसमें आप इस बात को समझो कि जो जीन है ना, इस जीन को डिफाइन किया जाता है कैसे, एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर बोला गया कि भाई किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है क्या, एक शब्द उसका अनेक अर्थ, है ना। कोई किंतु परंतु नहीं है कि जीन जो है ना, ये लोकेटेड है कहां पर, डीएनए में लोकेटेड है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लिटरली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डिफाइन करना किसको, जीन को, इन टर्म्स ऑफ डीएनए, ठीक है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो डीएनए है, वो डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि कोड करेगा टीआरएनए के लिए, आरआरएनए के लिए, उसको भी हम लोग जीन बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग डिफाइन करेंगे ना सिस्ट्रॉन को, तो हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन को ये वो सेगमेंट है डीएनए का जो कि कोड करता है फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब डीएनए का सारा सेगमेंट जो टीआरएनए, आरआरएनए, कोई भी चीज बनाएगा उसको हम लोग जीन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग सिस्ट्रॉन सिर्फ डीएनए का उसी वाले सेगमेंट को बोलेंगे जो आगे जाकर के पॉलीपेप्टाइड, आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ऐसा हो सकता है कि वो मोनोसिस्टोनिक हो, ठीक है। जो मोनोसिस्टोनिक किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। या हो सकता है कि पॉलीसिस्टोनिक, है ना, पॉलीसिस्टोनिक हो, जो कि किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में मोस्टली क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, चलो ओके, वेरी गुड। अब जो यूकैरियोट्स है, उसमें मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन मौजूद होता है, और उसमें क्या है, उसमें कोडिंग वाला सीक्वेंस भी होता है जो कि एक्सप्रेस होता है ना, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। अभी जो लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा ना, ये लाइन ऐसे दिया हुआ है ना कि इसमें जो है इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में। और स्प्लिट, इसका मीनिंग हुआ कि जो आपका यूकैरियोट्स है, जिसमें कि मोनोसिस्टोनिक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट वाला जीन होता है, उसमें जो कोडिंग वाला है वो तो है ही, और उसमें इंटरप्ट हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन कोडिंग सेगमेंट। ये उसका लैंग्वेज का मीनिंग था एक लाइन को, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े हम लोग।
तो बोला गया क्या यहाँ से कि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसमें इंटरप्टेड हो जाता है कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है उसको डिफाइन करते हैं एज अ एक्सॉन। और जो एक्सॉन है वो वैसा वाला सेगमेंट है जो कि अपीयर होता है मैच्योर आरएनए में या फिर प्रोसेस्ड आरएनए में, ठीक है। प्रोसेस्ड आरएनए क्यों बोला भाई, प्रोसेस्ड आरएनए क्यों बोला और मैच्योर आरएनए क्यों बोला, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ठीक है, एकदम ध्यान दो। प्रोसेस्ड क्योंकि ये एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग भी होता है, कहां गया, हाँ प्रोसेसिंग, ये ध्यान दो, एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग भी होता है। तो ये जो बनेगा, अब ये जो बनेगा एमआरएनए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस्ड आरएनए, प्रोसेसिंग हो रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, ग्रीन वाला क्या बोलते हैं, कोडिंग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। मतलब प्रोसेस्ड वाला आरएनए दैट इज एमआरएनए, उसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग है। चलो ओके, वेरी गुड, बढ़ो आगे, ठीक है, हाँ कहाँ गए, हाँ चलो। अब क्या बोला कि द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन, और जो इंट्रॉन है वो इंटरवीनिंग सीक्वेंस है जो कि अपीयर नहीं होगा मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए, ठीक है। अब जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है फर्दर जो है ना ये कॉम्प्लिकेट कर देगा डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ से इसको स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, कैपिंग टेलिंग करना पड़ता है, सारा बात लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐड किया है अपने स्टाइल में। कहाँ से ऐड किया भैया, ध्यान दो एकदम, कहाँ से ऐड किया है, क्योंकि जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो देखो लिखा हुआ है ना, स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग बोलते हैं, ठीक है। आया बात समझ में, तो ये सारा बात मैंने वहीं से ऐड कर दिया ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो समझने में, है ना, आसानी रहे। चलो वापस चलो, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब है आपका क्या, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का हेडिंग है। यहाँ तक खत्म हो गया, अच्छे से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एनसीईआरटी पढ़े, थोड़ा सो करके लेक्चर देख रहे हो। अब ये जो आपका आरएनए है ना, ये आपका एनसीईआरटी का हेडिंग था, जो आपका आरएनए है यहाँ पर अलग अलग तरह का आरएनए होगा, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म तो पता है ना सबको, फुल फॉर्म, अरे इसका फुल फॉर्म, रुको एक सेकंड रुक जाओ, हाँ इसका फुल फॉर्म तो पता ही है आप लोग को, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए। अब ये जो आरएनए है उसका भी अपना अपना टाइप है, ठीक है, ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। आरएनए का टाइप है, आरएनए हो सकता है कि आरएनए हो, ठीक है, या हो सकता है कि mRNA हो, या हो सकता है कि tRNA हो। आपको अलग में आपको डिटेल पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन आपको जानना है, ठीक है। ये जो rRNA है, इस rRNA को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और ये जो mRNA है इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं tRNA, मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। समझना, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो ये जो राइबोसोमल है ना, ये जो rRNA है, ये जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक फंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक फंक्शन करता है। कब करता है ये, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी कहता है, इसका मीनिंग क्या भी समझाएंगे, रुक जाओ। और आपका जो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, ठीक है, ध्यान दो एकदम, प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और है ये क्या, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसका एक एक का मीनिंग अभी समझाएंगे, एकदम ध्यान से पहले भी देखो, ठीक है। तो tRNA है ना, ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड को लाएगा। तो आपका एनसीईआरटी कहता है ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, ठीक है, एंड रीड द जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब फंक्शन है आपका, ठीक है, कि ये जो आपका rRNA है, ये rRNA क्या काम करता है, ठीक है, और आपका mRNA क्या काम करता है, tRNA क्या काम करता है। आपका एनसीईआरटी का लाइन है जो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों का मीनिंग क्या है इसको समझाना अभी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं आपको क्या समझा सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, एकदम ध्यान सुनो। इसको ऐसे समझा सकते हैं कि ट्रांसलेशन जब होता है ना, जो जीन एक्सप्रेशन होता है, तो उस समय ट्रांसलेशन के समय में क्या होगा, कि ये है आपका mRNA का सीक्वेंस, ठीक है। mRNA का सीक्वेंस में इस तरह से राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, आप पढ़े हो ना,
हिल जा रहा है ये, हाँ। राइबोसोम जो होता है आपका, राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम आपका ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होने के साथ साथ 11th में आप ये बात पढ़ते हो कि राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसे है? ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा? तो ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए में क्या होगा, यहाँ पर एक राइबोसोम का छोटा यूनिट और यहाँ पर एक राइबोसोम का बड़ा यूनिट, ठीक है। राइबोसोम्स बना होता है 2 सब यूनिट से, एक छोटा यूनिट एक बड़ा यूनिट, तो ये हुआ राइबोसोम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ये इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया ऐसा, ठीक है। और अब यहां पर क्या होगा ना कि एक टीआरएनए होगा, जो टीआरएनए ऐसा दिखाई देगा। ये टीआरएनए क्या होगा ना, यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा। अभी क्या समझा रहे हैं आपको, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता रहा हूं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए का टाइप्स, ठीक है। तो ये होता है आरएनए और आरएनए का टाइप्स, ठीक है। आरएनए क्या होता है? आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल मैसेंजर ट्रांसफर। इसका एक एक फंक्शन है जिसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, आपको शायद ना समझ में आए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर जब आप वापस आओगे तो एक एक लाइन आपको 100% आपको चमक जाएगा, है ना। यहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से फोकस से आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि जब ट्रांसलेशन जब होता है, जो कि आगे आप पढ़ोगे, ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए में ऐसे राइबोसोम के चिपक जाएगा, ठीक है। राइबोसोम चिपक जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये टीआरएनए होगा वो यहाँ पर आएगा, और टीआरएनए जो है ना पहले ही से एक अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, ये पहले ही से अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, ठीक है, यहाँ पर लेकर के आएगा, है ना। तो देखो ये टीआरएनए लेकर के आया ना, टीआरएनए कहाँ गया, ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, ठीक है। और फिर ये टीआरएनए क्या करेगा, ये जो एमआरएनए है ना, यहाँ पर ये जो जेनेटिक कोड होता है, यहाँ पर जेनेटिक कोड होता है, ये जेनेटिक कोड को रीड करेगा, ठीक है, कहाँ पर चिपकना है। ये सब थोड़ा डिटेल जा रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस यहाँ पर, है ना, कि जो आपका टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या यहाँ पर चिपकेगा, मतलब ये रीड करेगा जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड क्या होता है, यहाँ पर होता है, एमआरएनए में यहाँ पर जेनेटिक कोड लगा होता है, इसको टीआरएनए रीड करता है। दोनों फंक्शन यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये जो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए है ना, इसमें यहाँ पर जो है लगा होता है बहुत सारा नाइट्रोजनस बेसिस, और यही नाइट्रोजनस बेसिस ही मिलकर के ये बनाता है जेनेटिक कोड, ये बनाता है जेनेटिक कोड, ठीक है। और एक एक जो जेनेटिक कोड होगा ना, ये जो एक एक जो जेनेटिक कोड होगा ना, यही जेनेटिक कोड डिसाइड करेगा पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। ये जो एक एक जो जेनेटिक कोड होगा ना, यही वाला जेनेटिक कोड डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है। ये फिर से सुनिए अच्छे से। ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में क्या है, यहाँ पर इस एमआरएनए में है ये नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस ही मिलकर के क्या बना दिया, मिलकर के बना दिया जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड ये जो है क्या है, जेनेटिक कोड, ठीक है, जीसी। अब ये जो जेनेटिक कोड, यही जेनेटिक कोड क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि जो टीआरएनए है ना, ये जो टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए जो है कौन सा अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। समझ में आया बात? तो ये क्या कर रहा है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है ना, ये सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है ना एमआरएनए, कि भाई मेरे पास ये वाला सीक्वेंस है, अब ये वाला सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये वाला टीआरएनए आएगा, तो प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये हो गया एमआरएनए का, ठीक है। फिर है ये आरआरएनए, तो आरआरएनए क्या कर रहा है, तो बताओ कि जो आरआरएनए है, ये स्ट्रक्चर दिया ना, ऐसे ये बनाया ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे आगे मूव करते जाएगा, और यहाँ पर एक और टीआरएनए अगर आ जाएगा और यहाँ पर ये अमीनो एसिड आएगा, तो फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर आगे जाकर के इस तरह से लंबा सा चेन बन जाएगा, और ये जो लंबा जो चेन बन रहा है, इसी चेन को फिर आगे जाकर के प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में बात? मतलब जो अमीनो एसिड है वही जुड़ करके प्रोटीन बन जाएगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चर देगा। पहले ये स्ट्रक्चर दिया राइबोसोमल आरएनए, है ना, आरआरएनए, ठीक। कैसे स्ट्रक्चर दिया सर, ये तो आरआरएनए है, ये तो राइबोसोम्स है। तो आप ये बात सेल में पढ़ते हो, कि जो राइबोसोम्स होता है ना, जो राइबोसोम्स होता है ना, ये बना होता है किस चीज़ का, ये बना होता है 2 चीज़ का। एक चीज़ होता है आरआरएनए और एक चीज़ होता है प्रोटीन, ठीक है। ये आपका सेल वाला चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। राइबोसोम बना होता है आरआरएनए का और प्रोटीन का, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आरआरएनए लिखा हुआ है। आरआरएनए और कुछ प्रोटीन मिलकर के क्या बनाएगा, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। और ये कैटालिटिक, कैटालिटिक कैसे, तो कैटालिटिक का मतलब हुआ एंजाइम लाइक एक्टिविटी, ठीक है। अब राइबोसोम में कुछ ध्यान सुना, सॉरी, आरआरएनए में कुछ ऐसा भी आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड है, तो जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए है वो उसका एक ऐसा टाइप होता है जो कि एज ए एंजाइम काम करता है, उसका नाम है 23S आरआरएनए, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कैटालिटिक की तरह काम करेगा, कब, फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन में, ठीक है। आई होप कि एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सब्र रखो, एनसीईआरटी आपका लिख देता है यहाँ पर ही, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि जो चीज मैंने आपको बताया ना, ये सब चीज आपको आगे जाकर के पढ़ना है। अभी ही 1-2 लेक्चर के बाद आपको पढ़ना है कि वो जो है जेनेटिक कोड कैसे बना, या फिर आपका टीआरएनए को क्या हम लोग कहते हैं, या फिर ट्रांसलेशन कैसे, तो वो सारा चीज को यहाँ पर समझ करके बता पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ये वाला चीज, अगर आपको समझ में आया भी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे हम लोग समझेंगे। अभी आपको क्या करना है, बस आपको ये वाला चीज को आपको लिख लेना है, बस इसको लिख लेना है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है एमसीक्यू बने, और जैसे जैसे आगे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा
वैसे वैसे आपको ये चीज़ 100% चमक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, भरोसा रखो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भाई एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा और ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है यार? तो ट्रांसक्रिप्शन में तो सर ये जो डीएनए होता है ना, यही डीएनए बनाने लगता है आरएनए। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ बन रहा है, इसमें अगर कुछ बन रहा है तो कौन सा एंजाइम लगेगा बताओ? कुछ बन रहा है, एंजाइम का नाम हो जाएगा पॉलीमरेज। क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, तो एंजाइम का नाम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। किससे बन रहा है? डीएनए से बन रहा है, तो डीएनए पे डिपेंडेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये है आपके एंजाइम का नाम। ठीक है, समझ में आया बात इतना? ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, सब्सटेंस या फिर कंपाउंड जो कि एक्ट करेगा डुअल पर्पस। ठीक है, डुअल पर्पस क्या क्या डुअल पर्पस एक्ट करेगा? प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। इसका नाम बताइए। आपको रेप्लिकेशन में शायद आपको याद हो, ध्यान से सुनना बात को, रेप्लिकेशन में शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स। क्या बताया था मैंने आपको बताया था वहां पर आपको मैंने बताया था, ध्यान से सुनो, वहां मैंने आपको बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, और ध्यान दो, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या? शुगर और नाइट्रोजनस बेस, है ना, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस हो सकता है कि एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, यूरासिल हो। अगर ये शुगर और एडेनिन है तो इसको हम लोग बोलते थे एडिनोसिन। हो सकता है कि शुगर और गुआनिन है तो इसको हम लोग बोलते थे गुआनोसिन। हो सकता है कि शुगर और साइटोसिन है तो इसको हम लोग बोलते थे साइटिडिन, याद है ना, साइटिडिन। और इसको हम लोग बोलते थे थाइमिडिन, और इसको हम लोग बोलते थे यूरिडिन। याद आया बात? बताओ। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर इसी में एडिनोसिन में अगर एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट जोड़ दे तो क्या बन गया? यही बन गया क्या? एटीपी, है ना, एटीपी। फिर उसके बाद हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि जिस तरह से एटीपी हम लोग बनाए उसी तरीके से हो सकता है एटीपी के साथ साथ जीटीपी बने, सीटीपी बने, यूटीपी बने, टीटीपी बने। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये आपका क्या है? ये आपका डीएनए है ना। अब ये जो डीएनए यहाँ पर मान लो कि थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है। ठीक है, तो अब इसके सामने जो नया वाला जो स्ट्रैंड बनेगा, उस नया वाला स्ट्रैंड में क्या होगा? यहाँ पर टी के जगह पर ए आएगा, सी के जगह पर जी आएगा। ठीक है, तो ये ए कैसे आ जाएगा, है ना, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है तो फिर आपका एंजाइम लग जाएगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज लगेगा। तो एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इतना औकात कैसे आ गया भाई कि वो नया वाला नाइट्रोजनस बेस पेयर को जोड़ दे रहा है? बताओ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनर्जी, यहाँ पर जो है ना एनर्जी यूज होगा, एनर्जी इस्तेमाल होगा। ठीक है, एनर्जी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर नया वाला स्ट्रैंड बनाना तो एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्या हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है एनर्जी बनाने के लिए? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, टीटीपी, ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर ए को अगर जोड़ना है तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे एटीपी। एटीपी मतलब क्या? एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन, जिसमें एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे हम लोग क्या? इस फॉस्फेट का बॉन्ड को यूज कर लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। इस फॉस्फेट का बॉन्ड को तोड़ लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, और ये वाला क्योंकि एडिनोसिन है मतलब ये शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है ना, और ये वाला फॉस्फेट बच गया तो ये शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और यहाँ पर ये चिपक जाएगा। याद आया कॉन्सेप्ट कुछ? ठीक वैसे ही एटीपी के जैसा ही जीटीपी और यहाँ पर सीटीपी, यहाँ पर टीटीपी, ये सब इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि डीएनए है तो इसलिए जो डीएनए है इसलिए यहाँ पर जो शुगर इस्तेमाल होता था वो इस्तेमाल होता था डीऑक्सी वाला। ठीक है, लेकिन और भी शुगर हो सकता है, सिंपल वाला राइबोज शुगर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ डीएनए से डीएनए बनने का हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सारा ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है तो हम लोग क्या डीऑक्सी का हम लोग बात करेंगे? बताओ। नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्या? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होता है एज अ सबस्ट्रेट एंड एज एनर्जी। और एनर्जी का मतलब मैंने आपको बताया, ये बॉन्ड तोड़ एनर्जी निकालो, और सबस्ट्रेट मतलब क्या? ये वाला यहाँ जाकर के चिपक जाएगा। अरे बात समझ में? ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। आपका एनसीईआरटी सिर्फ लिखता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पूरा नाम होता है इसका राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसे गड़बड़ाना मत। ठीक है, यही हो जाएगा एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी तो होगा नहीं, है ना, सॉरी टीटीपी तो होगा नहीं, क्या होगा? यूटीपी होगा क्योंकि आरएनए है। ठीक है, चलिए आइए अब अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इस एंजाइम के बारे में। ये एंजाइम जो है ना बहुत स्पेशल एंजाइम है, क्योंकि ये बात मुझे पता है बहुत अच्छे से कि एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल, ये सब आप छोड़ चुके होगे। आप एंजाइम आपको याद नहीं होगा अभी अच्छे से कि क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या होता है होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर्स आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आप समझो अच्छे से, थोड़ा ताना मार देते हैं ना, आओ ध्यान दो। तो इसमें आप समझो अच्छे से
कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये आपका ऐसा दिखाई देगा, है ना, गोल गोल, ठीक है। अब समझना अच्छे से, एकदम ध्यान से समझना। और ऐसा हो सकता है कि इसके साथ में इस तरह से जुड़ा हो कुछ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है कोर एंजाइम, ठीक है। लेकिन मैं इसको नाम दूंगा मेन कोर एंजाइम, ठीक है। क्यों, बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। चलो आओ एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोला गया है को फैक्टर, ठीक है। अब समझना, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना होता है दो पोर्शन का, दो पार्ट्स का, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं मेन कोर एंजाइम, दूसरा को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। और ये कंसेप्ट है आपका बायोमोलिक्यूल का कि अगर कोई वैसा एंजाइम हो जिसमें कि कोई नॉन एंजाइमेटिक पार्ट भी हो जो कि हेल्प कर रहा हो उस एंजाइम को एक्शन करने के लिए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं हम लोग? होलो एंजाइम, ठीक है। और ये होलो एंजाइम में जो एंजाइमेटिक वाला पार्ट है, जो प्रोटीन वाला जो पार्ट है, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो जो एंजाइम वाला पार्ट है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। इसको समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे होलो एंजाइम, ठीक है। और अब ये जो होलो एंजाइम है, इस होलो एंजाइम में क्या हुआ? इस होलो एंजाइम में हो गया कुछ प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है, इसी को हम लोग बोले क्या? इसी को हम लोग बोले कोर एंजाइम, ठीक है। और ये हो सकता है कि एक और चीज हो जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, इसी को हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है प्रोस्थेटिक लेग या प्रोस्थेटिक हैंड। अब क्या होता है प्रोस्थेटिक? प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कि कोई बाहर से कोई चीज है और वो एकदम टाइटली फिट हो जाता है। मान लो हाथ यहाँ से कट गया, वो टाइटली फिट हो गया, ठीक है। और प्रोस्थेटिक हैंड, प्रोस्थेटिक लेग, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक। जो मान लो बॉडी पार्ट नहीं है और वो जो है ना बाहर से उसको एकदम टाइटली बाउंड कर दिया, जोड़ दिया एकदम अच्छे से कि वो काम करने लग गया, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो कोफैक्टर्स है, ये जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स में ही ऐसा हो सकता है कि एक को हम लोग बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा को हम लोग बोल देंगे कोएंजाइम, ठीक है। प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होगा ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा ना, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप करता है टाइट बाइंडिंग, ठीक है। और ये जो कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम करता है लूज बाइंडिंग। और ये लूज बाइंडिंग होगा, ये जो है निकल भी सकता है, ये है ना, लूज बाइंडिंग होता है। और ये जो लूज बाइंडिंग होगा वो हो सकता है कि अलग हो जाए, वो है ना। और ये टाइट बाइंडिंग होता है, वो बहुत बॉन्डेड होता है। अब बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज आएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पे आपका नीट 2025 में आपका अभी सवाल भी आ चुका है, ठीक है। जनरली इसको तो सभी टीचर्स पढ़ाते ही हैं, मैं भी इसको पढ़ाता था, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा आपका टफ हो जाता है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बच्चे रिवाइज करके नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो है मेन कोर एंजाइम है, ठीक है। और इसी मेन कोर एंजाइम को बोला गया है क्या? इसको बोला गया है एपो एंजाइम, ठीक है। और ये जो कोफैक्टर है ना, ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर एक्चुअल में क्या है ना, ये कोफैक्टर एक्चुअल में कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम होता है। क्यों कोएंजाइम है? क्योंकि यहां पर जो कोएंजाइम है ना, ये कोएंजाइम होता है दो तरह का, ठीक है। एक जो कोएंजाइम है उसका नाम है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये क्या लिखे बाबू? सिग्मा फैक्टर। और यहां पर जो है एक हो जाएगा रो फैक्टर, इसको लिख देते हैं रो फैक्टर, ठीक है। तो अब ये जो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, इसका काम क्या है? फिर से सुनिए एकदम ध्यान से, ठीक है। ये कंसेप्ट है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा दिखाई देता है। इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है क्या? मेन कोर एंजाइम। और ये जो मेन कोर एंजाइम होता है, ये मेन कोर एंजाइम होता है किसका बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ है। और ये वाला क्या है? कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स कैसा होता है? ये कोफैक्टर्स होता है कैसा? नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर्स। और यहाँ पर जो कोफैक्टर है वो कैसा है? कोएंजाइम है। क्यों कोएंजाइम है? इसलिए कोएंजाइम है क्योंकि
ये अभी यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है, ये ऐसा हो सकता है कि ये अलग हो जाए और फिर कोई और फैक्टर आ जाए जिसका नाम है रो फैक्टर। ये दोनों कंसेप्ट है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ाऊंगा 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो क्योंकि ये लूज बाइंडिंग है, ये अलग हो सकता है, दूसरा आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम। समझ में आया बात, यही सबका ये आंसर बन जाएगा, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे। तो प्रोटीन वाला जो पोर्शन है, प्रोटीन वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कोर एंजाइम बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपो एंजाइम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, इसको हम लोग एपो एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया कोफैक्टर्स। ये कोर एंजाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्म्स में, ये आरएनए पॉलीमरेज के टर्म्स में ये जो है एपो एंजाइम बोला गया है बहुत जगह पर, जिसका अलग नाम चेंज करके बोला गया है कोर एंजाइम या फिर मेन एंजाइम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मेन कोर एंजाइम। फंसोगे नहीं अब, ठीक है, इस सबको ध्यान देना, ठीक है। चलो आ जाओ, कोर एंजाइम भी होता है और एपो एंजाइम भी होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है, तो सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है और रो फैक्टर क्या काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। जो सिग्मा फैक्टर है ये करता है इनिशिएशन, ये करता है इनिशिएशन, ठीक है। और जो रो फैक्टर ये क्या करता है, रो फैक्टर करता है टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या है, स्टॉप या फिर एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो अगर तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। और ये जो एपो एंजाइम है ये क्या काम करेगा, ध्यान दो, एपो एंजाइम क्या काम करेगा। अच्छा, बहुत सारे टीचर, मतलब टीचर नहीं बोलेंगे, बहुत सारे किताब में और या बहुत सारे जगह पे ऐसा बताया जाता है कि ये जो है यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा होगा, यहाँ पर भी बीटा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, ये सब आपको नहीं याद करना है, उतना डिटेलिंग नहीं जाना है, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना ऑलरेडी बहुत एनफ है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये मेन कोर एंजाइम जो है ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपका इलोंगेशन का, ठीक है। इलोंगेशन का मतलब क्या है, इलोंगेशन का मतलब है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ न्यू एमआरएनए स्ट्रैंड, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझिए अच्छे से, पहले सिर्फ लिख दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगा कुछ देर के बाद, 2 मिनट के बाद, ठीक है, समझ दीजिए अच्छे से। एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए मान लो कि यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर मान लो आ गया ये डीएनए, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, डीएनए के बाद क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होगा। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशिएशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन, तीसरा को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब हुआ स्टार्ट होना, मान लो ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एंड होना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन मान लो खत्म हो गया, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोमोटर रीजन से होता है, एंड कहाँ से होता है, टर्मिनेटर रीजन से होता है। ये बात हम लोग समझ गए। लेकिन इसमें समझना अच्छे से कि जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्या होगा, डीएनए खुल जाएगा, ठीक है। डीएनए जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे नया वाला जो आरएनए है ना वो बनते जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे होता है, तो इसी चीज को हम समझेंगे, है ना। मतलब ये हुआ कि ये जो को फैक्टर है ये क्या करेगा, ये सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएशन करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा, और ये एंड कर देगा। लेकिन ये जो आपका मेन कोर एंजाइम है, ये क्या होता है, ये मेन कोर एंजाइम यहाँ पर आके चिपक जाएगा और ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको खोलते जाएगा, और जैसे जैसे खोलते जाएगा वैसे वैसे नया वाला आरएनए को बनाते जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इलोंगेशन, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ न्यू वाला आरएनए स्ट्रैंड। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब यहाँ पर आप चाहो तो ये बात ऐड कर सकते हो कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताया 5 to 3, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 to 3
बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन में नया वाला आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए है, तो आरएनए का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, आरएनए का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विथ द पोलैरिटी 5' to 3', है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अब, है ना। मैकेनिज्म या फिर स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अब समझते हैं भाई, है ना, कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए ये क्या है, डीएनए, ठीक है, समझना अच्छे से। यहां पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और यहां पर क्या है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। चलिए अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला जो स्टेप होगा ना, पहला जो स्टेप होगा, पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, इस स्टेप को बोला गया है, स्टेप को बोला गया है इनिशिएशन, ठीक है। स्टेप को बोला गया है इनिशिएशन। और ये जो इनिशिएशन स्टेप होता है इसमें क्या होगा, समझना अच्छे से। इनिशिएशन स्टेप में जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो आपका सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करेगा ना, सबसे पहले ये आएगा और इंस्पेक्शन करेगा डीएनए का, क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और ढूंढेगा कि प्रोमोटर तुम कहां हो, प्रोमोटर तुम कहां हो, ये ढूंढेगा और इंस्पेक्शन करके प्रोमोटर रीजन को ढूंढेगा। क्यों की बात हमने पहले पढ़ चुका है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए का कोई स्पेशल रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, वहीं पर आकर के चिपक जाएगा। समझ में आया बात, चलो ओके। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर, हम लोग बोलेंगे कि भाई जो सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर डू द inspection of DNA strand for the recognition या फिर recognition of promoter region, ठीक है, for the binding of main core आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंड देन सिग्मा फैक्टर लीव्स द साइट। मतलब क्या है ना, मतलब क्या है कि ये जो आपका मेन कोर एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो सिग्मा फैक्टर वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा ढूंढने के बाद। किसको ढूंढने के बाद, किसको ढूंढने के बाद, प्रोमोटर रीजन को ढूंढने के बाद, ठीक है। तो फिर ये कैसा बनेगा, देखो आओ एकदम ध्यान से देखो, ये कैसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया ऐसा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलो अब एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। ड्राइंग बन रहा है साथ में कि नहीं बन रहा, भरोसा तो नहीं हमको कि आप लोग बना रहे होगे, अच्छे से बनाते जाना ड्राइंग भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, और ये क्या करेगा, ये बॉन्ड्स को तोड़ेगा, धड़ 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 तोड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए अच्छे से, ठीक है। ये कैसा बनेगा,
ये उधर मूव करेगा, बॉन्ड को वो तोड़ते जाएगा, ठीक है। और ये जैसे जैसे ये बॉन्ड को तोड़ेगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड को तोड़ेगा, वैसे वैसे ये नया वाला आरएनए बनाएगा, ठीक है। न्यू एमआरएनए ये बनाएगा, ठीक है। न्यू एमआरएनए बनाएगा, किस डायरेक्शन में बनाएगा? हमेशा 5 to 3 में ये बनाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, है ना, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाए। एकदम सच सच बोलना, ड्राइंग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अगर आप बना रहे हो ड्राइंग अच्छे से, मुझे इंस्टाग्राम पे, है ना, आईडी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बायोलॉजिकल अंडरस्कोर अनमोल, ठीक है। बायोलॉजिकल अंडरस्कोर अनमोल ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। एकदम सुंदर से नोट्स बना के अच्छे से आप जो है स्टोरी मेंशन कर सकते हो, आप डाल सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। उसको मैं मेंशन बैक करूंगा, ठीक है, लगा दूंगा स्टोरी में, तो और बच्चे को इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अच्छे से बना रहा है, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो, आईडी एक बार चेक कर लेना, अच्छा आपको कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। मैं अपडेट करते रहता हूँ कि भाई हाँ लेक्चर आने वाला है, ये सब, ठीक है। चलो आ जाओ। फाइव डैश टू 3 डैश, ठीक है। एमआरएनए अब समझना है अच्छे से, एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रोमोटर से हुआ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कौन सा रीजन हो? टर्मिनेटर रीजन हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कौन सा रीजन हो? टर्मिनेटर रीजन हो, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटर रीजन है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये ऐसे करके गया 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 गया, है ना। मतलब सबसे पहले क्या होगा? स्टेप 1 में क्या हुआ? आपका आरएनए पॉलीमरेज आया और उसमें जो लगा हुआ था जो आपका सिग्मा फैक्टर, वो क्या किया? वो आपका सिग्मा फैक्टर पहले इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करके किसको ढूंढा? वो इंस्पेक्शन करके ढूंढा प्रोमोटर रीजन को, जहां पर क्या हुआ? ये प्रोमोटर रीजन में आकर के ये बाइंड अप हो गया। फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज ऐसे जाएगा, स्लाइड करेगा इधर से, ठीक है। और दर 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 ये क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ देगा। बॉन्ड तोड़ते तोड़ते क्या करेगा? साइमल्टेनियसली साथ साथ में क्या बनाएगा? ये एमआरएनए बनाएगा। किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये स्लाइड करते 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 कहां पहुंच जाए? टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाए। और अगर ये टर्मिनेटर रीजन में अगर पहुंच गया, तो यहां पर जो सिग्मा फैक्टर जो आकर के सब कुछ स्टार्ट किया, तो अब टर्मिनेटर रीजन में जब ये पहुंच जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक ऐसा फैक्टर जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर, ठीक है। अब ये रो फैक्टर क्या होगा? ये रो फैक्टर यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, है ना। रो फैक्टर जैसे ही आ जाएगा टर्मिनेटर वाले रीजन में, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। अगला जो स्टेप है उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो आओ, स्टेप 2 क्या है? ये इलोंगेशन है, ठीक है। क्या होता है इलोंगेशन में? समझो अच्छे से। मेन कोर RNA polymerase slides in the DNA strand that leads to the unwinding of DNA strand and simultaneous synthesis of new mRNA strand with the polarity of 5' to 3',
5' to 3'। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अगला बढ़े हम लोग अब स्टेप 3 में। क्या है स्टेप 3? स्टेप 3 है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन क्या है इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं अभी। टर्मिनेशन में बोलेगा कि भाई RNA polymerase reaches the terminator region। ठीक है, terminator region where rho factor binds, that leads to the stopping या फिर leads to the end of transcription process। ठीक है, and the nascent RNA। nascent RNA का मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड RNA फॉल्स ऑफ। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि भाई टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जब पहुंच जाएगा टर्मिनेटर रीजन में ना, तो रो फैक्टर आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। रो फैक्टर जुड़ने के बाद क्या होगा, रो फैक्टर जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो चल रहा है प्रोसेस, वो रुक जाएगा। रुकने के बाद ये जो नया वाला जो आरएनए बना हुआ है वो फॉल्स ऑफ, वो निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग, सच सच बताओ। चलो कोई बात नहीं, लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ से, है ना। चलो समझ में आया बात? अब एक क्वेश्चन दें, चलो एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर्स कैन alter the specificity of an enzyme। इसको आपको करना है जस्टिफाई, इस स्टेटमेंट को। ठीक है, और एक बात और, ये पूरा प्रोसेस समझने के बाद अब शायद आपको ये वाला स्लाइड आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा, रिवीजन जैसा लग रहा होगा। बताओ, है ना, ये क्या है, मेन कोर एंजाइम। ये क्या करता है, सिर्फ इसको ऐसे चलना आता है ना, ऐसे डीएनए स्ट्रैंड को चलना, तोड़ना और नया वाला आरएनए बनाना। मतलब क्या, अनवाइंडिंग करना, है ना, साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड करना। और सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएशन करता है। रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेशन करता है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आओ अब आप बताओ, ये वाला बताओ, एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर्स कैन अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को, होगा कि नहीं होगा बताएं? थोड़ा ढूंढो, इंतजार करते हो बस, है ना, थोड़ा खोजो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ब्रेन, है ना, मतलब ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, घुटना ठीक ठाक, मतलब घुटना नहीं, मतलब दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक रखो। ठीक है, चलो आओ, एकदम ध्यान दो अच्छे से। क्या आपको मैंने ये बात समझाया कि भाई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हाँ है, ये मेन कोर एंजाइम। अगर इसके साथ जुड़ गया ये सिग्मा फैक्टर तो ये इनिशिएशन करेगा, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ जाएगा ये रो फैक्टर तो ये टर्मिनेशन करेगा। तो क्या ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये रो फैक्टर, सॉरी, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मेन कोर एंजाइम, अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो इनिशिएशन, रो फैक्टर जुड़ गया तो टर्मिनेशन। मतलब एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर्स कैन ऑल्टर द, मतलब चेंज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। समझ में आया कुछ? एनसीईआरटी का लाइन है ये सब यार, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो इसको आंसर में आप लिख सकते हो, ये हो सकता है बोर्ड्स में आ जाए आपका, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये ऐसे लिखाएगा कि एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर विल डू इनिशिएशन बट रो फैक्टर will do termination, है ना। hence
hence association of cofactors can change या फिर alter the specificity, जिसका मीनिंग हो जाएगा क्या, इसका मीनिंग हो जाएगा स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, मतलब जो एक एंजाइम है उसमें अलग अलग कोफैक्टर्स के जुड़ने से अलग अलग फंक्शन होने लगता है। जैसे यहां पर क्या लिखे, एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर, एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर क्या करने लग जाएगा, इनिशिएशन करेगा, लेकिन एसोसिएशन ऑफ रो फैक्टर क्या करेगा, टर्मिनेशन करेगा। मतलब एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर्स कैन चेंज या फिर ऑल्टर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। कोई दिक्कत है इसमें? चलो नहीं है, आगे बढ़े। अब आ जाओ वापस। अब क्या है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ये तो समझा चुके ना, ये पूरा ये वाला जो है ये पूरा हो चुका है अच्छे से। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसको समझना है। ठीक, देखो ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका रिलेटेड है किससे, लैक ओपेरॉन से। ठीक है, इसको यहां पर वैसे नहीं पढ़ना चाहिए था, बट आप जब लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी आप देखते तो आप देखते थे ये जो कट्स है ना, ये मास्टर तो लेकर के नहीं आया, ये तो मास्टर छोड़ दिया, इसलिए इस कट्स को लेकर के आए। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाता हूँ जो रिलेटेड है। मेनली आपको ये चीज किसमें समझ में आएगा, लैक ओपेरॉन में आपको समझ में आएगा। चलो देखो आओ, इसमें कहता है कि जो हेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हेरिटेंस मतलब क्या, एक जनरेशन में मान लो कोई कैरेक्टर है, मान लो हेयर कलर, कर्ली हेयर कलर या स्ट्रेट हेयर कलर, ये एक जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो फ्लो होगा, फिर उससे जनरेशन फ्लो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ये हो सकता है कि अफेक्ट हो जाए प्रोमोटर से। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि जो आपका एक जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो जीन से ट्रांसफर होता है। जीन मतलब क्या हुआ, डीएनए हुआ। डीएनए का क्या होता है, वो डीएनए जो है ना एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए किसमें, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा, फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन। तो आप ही बताओ, वो जो सेंट्रल डोग्मा का जो पहला स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब प्रोमोटर, प्रोमोटर के बाद क्या, स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर। तो यहां पर जो प्रोमोटर है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोमोटर, ताकि वो स्टार्ट कर सके, वहां पर वो आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ सके और वो प्रोसेस कर सके। तो ये प्रोमोटर जो है वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। किसको अफेक्ट कर सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है। और साथ साथ में हो सकता है रेगुलेटरी जीन भी अफेक्ट करे। अब रेगुलेटरी जीन क्या होता है, तो आप ये फिर से कह रहा हूं मैं आपको, इसको पढ़ना है किसमें, लैक ओपेरॉन में पढ़ना है। क्या कि यहाँ पर आई जीन है, यहाँ पर ओ है, जेड है, वाई है, जो आई जीन इसी को बुलाया था क्या, रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस। ठीक है, किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेगुलेटरी जो सीक्वेंस होता है वो लूजली है ना डिफाइंड होता है एज अ रेगुलेटरी जीन, इवन दो दिस सीक्वेंस आर नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ये जो स्टेप्स है, ये जो चीज है, आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा, डिटेल में आपको आएगा किसमें, लैक ओपेरॉन में। यहाँ पर आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको लेकर के आगे ताकि आप चिंता में नहीं पड़ जाओ कि मास्टर छोड़ कह दिया। ठीक, चलो आओ आगे पढ़ो। अब टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलो ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, इसमें कि भाई एक बैक्टीरिया में 3 मेजर तरह का आरएनए होता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और मैंने आपको ये बात बताया कि भाई जब आप देखते हो राइबोसोम को, तो राइबोसोम बना होता है आरआरएनए का, और किसका बना होता है, और बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, और आप ये बात बचपन से आप पढ़ते हो कि राइबोसोम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये हमेशा क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि ये जो राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम बनता है किससे, आरआरएनए से और प्रोटीन से। तो ये जो आरआरएनए ये इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया कि नहीं किया, है ना। और ये आरआरएनए क्या करता है, ये आरआरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है। किस चीज में, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना। और एंजाइम की तरह काम करने को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, चलो आप देखो इस बात को ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है, ये जो तीनों जो आरआरएनए है, ये तीनों जो आरएनए है सॉरी, ये जरूरत पड़ता है सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन एक सेल के अंदर। ठीक है, समझ गए। एमआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, वो क्या टेम्पलेट है मैंने आपको बता चुका है ना। और ये जो पूरा पार्ट है इसको अभी एनसीईआरटी को यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये तीनों मिल करके फंक्शन करता है आगे जाके जेनेटिक कोड में, आगे जाकर के आपका ट्रांसलेशन में। तो वो चीज आपको आगे पढ़ना है। अब
इस तीनों का फंक्शन यहीं पे कैसे समझाते जब आगे इसको पढ़ना है, फिर भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो उसका, ठीक है। और देखो, लेकिन वो बोला कि भाई जो mRNA होता है, ये mRNA में अलग अलग जेनेटिक, देखो हम भी बहुत ढीठ है, समझे, समझ में कैसे नहीं आएगा तेरे को, समझा के छोड़ेंगे। देख, तो जो mRNA है, mRNA में क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस लगा होता है। वही नाइट्रोजनस बेसिस क्या करता है, वो जेनेटिक कोड बनाता है। इसी जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है, लेकिन उसको लाता कौन है, उसको लाने वाला है tRNA, है ना। तो tRNA क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर के आता है, और ये tRNA क्या करेगा, इसको रीड करेगा, है ना, रीड करेगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड को लेकर के आता है, ठीक है। तो देखो mRNA जो है, अब mRNA ऐसा कह सकते हैं ना कि प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट। क्यों टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस दिया पूरा जेनेटिक कोड का, कौन सा सीक्वेंस कौन सा लाएगा, तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड किया। mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट, है ना, और फिर क्या tRNA ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, ब्रिंग द अमीनो एसिड, ठीक है, और वो रीड करेगा जेनेटिक कोड को, ये रीड करता है जेनेटिक कोड को, ठीक है। और जो rRNA है वो प्ले करता है स्ट्रक्चरल, वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक, है ना, कैटालिटिक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। कोई दिक्कत में नहीं है। अब यहां पर देखो एक चीज एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एक कहानी सुनो अच्छे से। दो तरह का इंसान होता है, ठीक है, एक है अमीर इंसान, ठीक, अमीर इंसान नहीं, अमीर इंसान, ठीक है, मतलब अल्ट्रा रिच, ठीक है, और एक है नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो जो लोग इस तरह के अमीर इंसान होते हैं ना, उनके पास अलग अलग गाड़ियां होती है, ठीक है। तो जो अमीर इंसान है उसके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। अब मान लो उनको जो है ना कहीं मीटिंग जाना, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो निकालेंगे अपना 8 करोड़ वाला रोल्स रॉयस, ठीक है, और उससे जाएंगे मीटिंग करने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि उनको जो है ऐसे घूमने जाना है, उसका ना ओपन रूफ वाला लैम्बोर्गिनी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी जाएंगे घूमने के लिए, 6-7 करोड़ वाला वो भी रहेगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे ही उनको कहीं छोटा मोटा जगह पे उनको जाना है ना, ऐसे पार्क वार्क में ऐसे जाना है उनको, तो निकालेंगे अपना 90 लाख रुपए वाला मिनी कूपर। तो अमीर लोगों के पास अलग अलग गाड़ियां होती है, अलग अलग पर्पस के लिए। और जो गरीब आदमी टाइप का है ना, नॉर्मल टाइप का, उसके पास क्या होगा, एक ही गाड़ी होगा, उसके पास जो है एक ही गाड़ी होगा। कौन सा गाड़ी होगा, उसके पास एक ही गाड़ी होगा, ठीक है, अल्टो नहीं, लॉर्ड अल्टो, ठीक है, उनके पास एक ही गाड़ी होगा, उसी से वो सारा काम करेंगे, घूमने जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, एडवेंचर करने जाएंगे, दूध लाने के लिए जाएंगे, ठीक है। और अमीर आदमी वो अलग अलग गाड़ी उसके पास होगा, ठीक है। अमीर आदमी के पास क्या, घूमने जाएगा रोल्स रॉयस से, दूध लेने जाएगा, नहीं, अमीर आदमी दूध लेने नहीं जाएगा, उसका नौकर लोग जाएगा दूध लेने, ठीक है। तो सिंपली आपको ये बात समझना है अभी कि जो अमीर आदमी है उसके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। मतलब जो डेवलप्ड होते हैं, जो डेवलप्ड वाला जो आपका यूकैरियोट्स है, उसके पास भी अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग फंक्शन के लिए। समझ में आया बात, अलग अलग चीज है, अलग अलग फंक्शन के लिए। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उसके पास कम चीज है, उसी से वो सारा फंक्शन वो करता है। ये कंसेप्ट आपको इस बात का आपको याद दिलाएगा कि एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये आपको याद दिलाएगा कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, तो जो प्रोकैरियोट्स है ना उसके पास जो है एक ही एंजाइम होगा, एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए कितना तरह का होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। मतलब प्रोकैरियोट्स के पास चाहे उसको एमआरएनए बनाना है, चाहे उसको आरआरएनए बनाना है, चाहे उसको टीआरएनए बनाना है, एक ही तो उसके पास रहेगा, क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे मोर देन, है ना, यहां पर हम लोग बोलेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड। कोई दिक्कत है इसमें, चलो नहीं है कोई दिक्कत, वापस आओ, है ना। मतलब उसको अगर टीआरएनए बनाना होगा ना तो वो अलग तरह का वो आरएनए पॉलीमरेज लाएगा, और उसको एमआरएनए बनाना तो अलग तरह का लाएगा, है ना, आरएनए बनाना अलग तरह का लाएगा, ठीक है। चलो आओ देखो, देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि कैटलाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन में और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब इनिशिएशन को, ठीक है। और वो यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट, है ना। और वो पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में। टेम्पलेट डिपेंडेंट मतलब क्या, कि मान लो कि यहां पर अगर मान लो एडेनिन है तो यहां पर थायमिन नहीं, आरएनए यूरासिल आएगा, है ना। यहाँ मान लो अगर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन आएगा, यहाँ मान लो साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन आएगा। तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर हुआ, है ना।
ठीक है, बाय रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, ठीक है। समहाउ फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन, मतलब हेलिक्स को ओपन करेगा फिर वो इलोंगेशन होगा, ठीक है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम, एंजाइम से जुड़ा हुआ रह जाता है वो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। इसका मतलब हुआ कि इलोंगेशन के टाइम में जब आप देखोगे तो ऐसे ऐसे खुलता है ना, तो ये नया वाला आरएनए बनेगा तो हल्का सा यहाँ पर जुड़ा रह जाता है, फिर लास्ट में जाकर के ये फॉल्स ऑफ होगा, ये सब बात है ना। देखो, द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ सो द आरएनए पॉलीमरेज ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेशन बोलते हैं, ये पहले ही बता दिया पूरा है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई ये सीक्वेंस है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप्स, ठीक है, जो कि जैसे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सारा स्टेप होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो केपेबल होता है कैटलाइज करने के लिए प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, ओके। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज जो था आपका, वो मेन कोर एंजाइम था, वहां पर लिखे थे क्या, इलोंगेशन लिखे थे सिर्फ, है ना। लेकिन उसमें अगर सिग्मा फैक्टर आ गया तो वो इनिशिएशन, और अगर उसमें रो फैक्टर आ गया तो वो टर्मिनेशन, ठीक है। इट एसोसिएट्स ट्रांजिटली मतलब हो सकता है कि वो जुड़ जाए इससे सिग्मा फैक्टर से, या फिर उसका वो जुड़ जाए किससे, रो फैक्टर से, मतलब ट्रांजिटली, है ना, विथ इनिशिएशन फैक्टर इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा फैक्टर, एंड टर्मिनेशन फैक्टर इसको बोलते हैं क्या, रो फैक्टर। ये दोनों नाम ध्यान रखना, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। इसको लिख लें क्या, इसको नहीं लिखे थे ना शायद, चलो आ जाओ, ध्यान दो, कभी कभी गलती हो जाता है, गलती नहीं, छूट जाता है कुछ है ना, चलो आओ ध्यान दो। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े चैप्टर में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है ना, चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ भाई, हाँ ठीक है। चलो, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, है ना, मतलब कि इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर, ठीक है। फिर बोला क्या, एसोसिएशन विथ दिस फैक्टर्स ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, या तो इनिशिएट या तो टर्मिनेट। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कौनो दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, अच्छे से देखो, ये है डीएनए स्ट्रैंड है, ये पूरा नहीं दिख रहा ना अच्छे से, रुको अब दिखेगा। ये है ना तेरा डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। यहाँ पर देखो आरएनए पॉलीमरेज है, ये मान लो कि प्रोमोटर रीजन होगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। क्या प्रोमोटर रीजन है, आरएनए पॉलीमरेज है ये, है ना। और ये वाला क्या, ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ढूंढेगा, इंस्पेक्शन करेगा प्रोमोटर को, उसके बाद ये चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज ये वाला है, ये देखो यहाँ पर अटैच हो गया होगा, फिर आगे बढ़ा होगा तो डीएनए को खोलते हुए आगे बढ़ा होगा। देखो ये जुड़ गया यहाँ पर, आगे बढ़ गया, खोलते हुए आगे बढ़ा, और जैसे जैसे खुला हुआ वैसे नया वाला आरएनए बना, और ये सिग्मा फैक्टर लेकिन ये बाहर निकल गया, रिलीज ऑफ, समझ में आया बात, लीव्स द साइट, है ना। चलो, फिर जब यहाँ जब पहुंचागा तो ये टर्मिनेटर वाला रीजन होगा, तो यहाँ जैसे ही पहुंचा तो फिर क्या आ गया, रो फैक्टर आ गया, जो दिखाया नहीं है तेरा बुक में, है ना। हाँ देखो दिखाया रो फैक्टर यहाँ आकर जुड़ गया, है ना। आया बात समझ में, आरएनए बाहर निकल गया। आरएनए का जो है वो क्या होता है, 5 to 3 होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, क्या क्या स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, कम से कम 4 बार एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स आपको बनाना एकदम सुंदर से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एफर्ट करना है बढ़िया से, ठीक है, और समझते जाना है। अब शायद आपको ये सब बात आपको समझ में आने लगा होगा ना, कि क्यों ऐसा बोला मैंने, है ना, ये वाला मैंने यहीं पर क्यों ऐसा बोला, रिवीजन हो रहा है सब कुछ, है ना। को फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर है, रो फैक्टर है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, यहाँ पर सिर्फ इलोंगेशन है ना। समझ में आया बात? तो एक एक पॉइंट भी अगर कहीं पर दिया हुआ है ना, कोई स्टेटमेंट लिखा हो ना, हर एक चीज पर्पसफुली लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।